नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शिल्पा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को पहुँचाना, ताकि आप उन जानकारियों का लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी अपनी प्रकाष्ठा पे है। यह गर्मी का मौसम जितना सुहाना और सुखमय होता है, साथ ही साथ यह अनेक परेशानियां और बीमारियां भी लेकर आता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ गर्मियों से होने वाले कुछ खास बीमारियों की, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर ओसामा अख्तर। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आदाब, जोहार। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये यूनानी चिकित्सा है क्या। यूनानी चिकित्सा जो है ये हज़ारों साल पुरानी एक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें जड़ी बूटियों से मेनली इलाज किया जाता है। और इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें टेम्परामेंट हम देखते हैं, जैसे पेशेंट का मिजाज है कि उसका जो है हॉट है, कोल्ड है। इसमें उसी तरीके से जो है ड्राई है, वेट है। और फिर उसमें हमारा बॉडी का जो है 4 फ्लूइड जो है हम लोग बोलते हैं, ब्लड यानी कि दम या खून बोलते हैं इसको, दूसरा जो है बलगम या फ्लैग, और तीसरा जो है आपका सफरा या बाइल, और चौथा जो है सौदा या फिर उसको ब्लैक बाइल बोलते हैं। ये इसका इक्विलिब्रियम अगर बैलेंस में होगा तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। हर एक पर्टिकुलर इंसान के जो है अलग अलग जो है उसका इक्विलिब्रियम अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस बॉडी उस पर्सन का जो है टेम्परामेंट भी अलग अलग होता है। किसी का जो है हार रतब है, किसी का बारिद रतब है, इस तरीके से उसका कंसेप्ट है। और इसमें मेनली जो है हमारी जो यूनानी पद्धति है, इसमें जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। 80% से ज़्यादा जो है हमारी जो है जड़ी बूटियाँ इसी आधार पर जो है टेम्परामेंट के आधार पर उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें 10 से 15% आपके जो है मिनरल ओरिजिन की दवाएँ होती हैं, और 5 से 7, 8, 10% तक जो है आपकी एनिमल ओरिजिन की ड्रग्स है मेनली, लेकिन हर्ब ही होती है 80%। तो इसमें तो कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं ही होती होगी? नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है सर, 100% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर, बहुत मिनिमम होती है। मतलब किसी से हो, किसी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन बहुत कम, नहीं ना के बराबर होती है। जी, तो सर मैं आज आपको आज के अपने टॉपिक गर्मियों में होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि लू लग गया है, तो ये आखिर में लू लगना होता क्या है? देखिए, गर्मियों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, गर्मी के चूँकि मौसम भी अभी आ रहा है, और गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हमारे यूनानी कंसेप्ट में एक है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी जिसको सन स्ट्रोक वगैरह भी जैसे होता है, या हीट स्ट्रोक बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक हीट की वजह से, तो उसको हमारे यूनानी टर्म में बोलते भी है हुम्मा मुहतरका। इसी तरीके से बहुत सारे जो गर्मियों में दाने वगैरह निकल आते हैं, उसे बसूर सफराविया बोलते हैं। सफरा बोलते हैं हमारे यहाँ यूनानी कंसेप्ट में बाइल को। तो उसकी वजह से, हीट की वजह से, चूँकि बाइल का टेम्परामेंट भी हमारे यहाँ है कि वो उसका टेम्परामेंट जो होता है हॉट होता है, और अगर मौसम भी अगर मान लीजिए किसी को, तो उस तरीके से वो गर्मी के दाने निकलते हैं, उसको जो है। इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारियां, स्किन की दूसरी परेशानियां हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, लू लगना जैसे आपने बताया है कि लू लगना, या जो है फेंटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें, और अगर मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, तो किडनी प्रॉब्लम तक अफेक्ट हो सकती है, अगर मान लीजिए इसको प्रॉपर शुरुआत में अगर उपचार नहीं किया गया अगर डिहाइड्रेशन होने की कंडीशन में, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर अगर मान लीजिए हीट, गर्मियों में ही डायरिया भी हो सकता है, मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जो कि मक्खियों का बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव रहती है। बाकी अगर इसी गर्मियों में अगर थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं, तो बहुत सारी जो मौसमी बुखार भी हो सकता है। जैसे बारिश होने लगी गर्मी की वजह से, एक तो हुम्मा मुहतरका मैंने बताया, वो भी गर्मी की वजह से बुखार हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ी सी बारिश हो गई, फिर जो है कुछ दूसरा जो है तादिया जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्फेक्शन होकर के, फिर उसकी वजह से भी फीवर वगैरह। फिर बच्चों में या आमतौर से जो है चिकन पॉक्स है, चूँकि इसमें चिकन पॉक्स एक्चुअली है वायरल डिजीज़, मीजल्स भी है वायरल डिजीज़, लेकिन वो भी गर्मियों में, चूँकि उसके वायरस बारिश होने के बाद में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे गर्मी है उसी बीच में बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये चिकन पॉक्स है, मेजल्स है, ये सारी चीज़ें भी इस गर्मी में। सर, आपने इतनी सारी बीमारियों का नाम बताया, तो मैं चाहूँगी कि बारी बारी हम एक एक बीमारी पे बात करें, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि कौन सी बीमारियों को होने का क्या कारण है और इसका रोकथाम क्या किया जाए। तो लू लगना जो हमने बात किया, क्या कारण है लू लगने का?
लू लगना एक्चुअली जैसे कि अगर आप हमारे बॉडी में लू लगना एक पर्टिकुलर बीमारी है, मैं उसको बोलूँगा अगर सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की वजह से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी जी। सबसे हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपको ओवर जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है और हम उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिकॉशन नहीं करते, मान लीजिए फ्लूइड का इंटेक हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा है, फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हमारे बॉडी से फ्लूइड की कमी होगी और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, यानी कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है जितना, मान लीजिए हमारे बॉडी का एक नॉर्मल एवरेज पर्सन में 5 लीटर ब्लड का वॉल्यूम होता है जिसको कि हार्ट पंप कर रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, अगर वो फ्लूइड कम हो रहा है और आप खास करके आप लू लगना सुनते होंगे तो कोई लेटा हुआ शख्स में बहुत कम आप देखेंगे कि लू लग रहे हैं, खड़े हुए पोजीशन में आमतौर से देखेंगे आप, जो लोग बाहर ज़्यादा घर से बाहर में है, धूप में है ना, धूप में है, गर्मी में है, धूप जरूरी नहीं हो सकता है कि आप क्लोज एटमॉस्फेयर में और गर्मी हो, इसमें आप मान लीजिए किसी कार वैन में भी हो और उसमें जो है खड़ी हुई हो तो उसमें धूप तो नहीं लग रही लेकिन टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार में टेम्परेचर और ज़्यादा होता है, वैसी कंडीशन भी हो सकता है, बैठे हुए पोजीशन में या खड़े हुए पोजीशन में ज़्यादातर होता है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, आपका ब्रेन को प्रॉपर जो है सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता तो उसके सडनली फैंट हो जाता है, आदमी बेहोश हो सकता है ना। और मान लीजिए सिर्फ इस तरीके से हीट स्ट्रोक अगर बोलते हैं, लू लगना तो एक पर्टिकुलर की चीज़ हो गई कि आपको पूरा फैंट हो गया, उसकी वजह से लू लग करके आदमी गिर जाता है, डिहाइड्रेशन होकर के फैंट हो जा रहा है। लेकिन हीट स्ट्रोक में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जी। जैसे मान लीजिए कि आपको डिजीनेस हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं मसल्स के अंदर, फ्लूइड का ज़्यादा लॉस हो रहा है, सॉल्ट भी इसमें मान लीजिए कि जैसे इवोपोरेशन की वजह से स्वेटिंग हो रही है आपकी स्किन के ज़रिए से, स्वेटिंग की वजह से बहुत सारा पसीना आपका निकल रहा है। तो सर जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको भी ये चांसेस, अब हीट में बहुत ज़्यादा, हीट में तो एक्सरसाइज भी ज़्यादा करना नहीं बोलते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक जो है बैलेंस करके और उस तरीके से अगर मान लीजिए तो उस दौरान आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पसीना भी निकल रहा है, पसीने के साथ में बहुत सारे हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, सॉल्ट जैसे हो सकते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और ग्लूकोज तो एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है हमारा, तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट फिर होती है। तो उस हिसाब से आप फ्लूइड लें जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम या इस सारी चीज़ें जो है उसमें रिक्वायरमेंट हमारी जो बॉडी से लॉस हो रहा है उसको बैलेंस करे वो। तो ये चीज़ें हैं। सन स्ट्रोक में दूसरी चीज़ फीवर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है बॉडी का, हमारा टेम्परेचर चूँकि बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारे स्किन के ज़रिए से रेगुलेशन होता है, स्किन से स्वेटिंग हो रही है और वो स्वेटिंग का जो है इवोपोरेशन हो रहा है ना, इवोपोरेशन से हमारे बॉडी को कूलिंग का काम कर रहा है वो। तो उसके लिए क्या उपाय? तो अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है सन स्ट्रोक में, तो उसमें क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर आपका बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि जितना मेंटेन करना चाहिए आपका 98.6 डिग्री हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा होने लगे तो एक तो सबसे पहले आपको सिम्पटम बॉडी हीट मिलेगी, टेम्परेचर आपका 102-3 से अबोव मिलेगा और उसमें कंडीशन में फिर वर्स हो सकता है। यूरिन प्रॉपर जो है आपको पास नहीं होगा, इसमें बहुत सारे यूरिन का जो है दिन भर में आपको मान लीजिए 4 to 5 टाइम जो है आपको पेशाब करने के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, फ्लूइड इंटेक प्रॉपरली लेते हैं। अब मान लीजिए बॉडी का डिहाइड्रेशन हो रहा है, बाहर आप धूप में निकल रहे हैं, धूप की वजह से बहुत सारा जो है आपकी पानी की कमी हो रही है, फ्लूइड की कमी हो रही है, मान लीजिए 3 से 4%, 5% तक अगर फ्लूइड की कमी हो रही है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन तो तब भी होगा, लेकिन आपको उतना ज़्यादा उसमें अफेक्ट नज़र नहीं आएगा कि प्रॉपरली। लेकिन अगर वही टेम्परेचर ही बॉडी का बढ़ रहा है साथ में और जो है 7 से 8%, 10% से ऊपर चला जा रहा है फ्लूइड का जो है लॉस बॉडी का, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हीट स्ट्रोक में, तो बॉडी को पहले कूलिंग करना है। कूलिंग करने के लिए आप कोई मेथड अपना, जैसे हम बोलते भी हैं कि हाँ घरेलू उपाय में आप सिंपली साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो कंडक्शन, कन्वेक्शन या इवोपोरेशन के जरिए हम बॉडी को कूलिंग करेंगे। अब कंडक्शन में क्या है कि हम कोई ठंडी चीज़ें उनके बॉडी में प्रॉपर जैसे ठंडे पानी से नहला दें, ठीक है, और कंडक्शन में कोई ठंडी जगह पे उनको बैठा दे, ठंडी जगह पे लेटा दे, फ़ैन का जो है वहाँ पर अगर ज़रूरत हो ठंडी हवा उनको प्रॉपर मिले, बॉडी टेम्परेचर। इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए फ्लूइड लॉस भी हो रहा है तो फ्लूइड इंटेक उनको बराबर करें उसको, कि ताकि उनका फ्लूइड जो है जो इम्बैलेंस हुआ है, ये उसी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी हुई है तो उन चीज़ों को बैलेंस करें। तो इसमें आप कुछ मतलब यूनानी चिकित्सा में कुछ दवाई हैं जो इसके लिए काफ़ी कारगर हो? देखिए घरेलू उपाय में सबसे पहले देखिए आप यूनानी चिकित्सा में अगर देखेंगे तो शरबत बेलगिरी, अगर आपने नाम सुना होगा तो शरबत बेलगिरी को यूज़ करा सकते हैं। बेल जो है हम बेल की ही शरबत, हाँ, तो बेल के शरबत को उसको पी तो उससे 2-3 चीज़ें होती है। एक तो कभी कभी डिहाइड्रेशन में डायरिया भी एक जो है डिहाइड्रेशन के कारण होता है, मैं बाद में उसको मैं जैसा होगा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अब उसमें बेल देते हैं, वो बॉडी को कूलिंग भी करता है और फ्लूइड को रिटेन भी करेगा।
जी। ठीक है। उसी तरीके से हमारे यहाँ एक हिबिस्कस रोजा साइनेंसी का पौधा आता है, यहाँ घरों में लोग लगाते हैं, गुड़हल का फूल है ना। तो गुड़हल का फूल वो बॉडी कूलिंग करने काम है, फ्लूइड को इम्बैलेंस जो हो रहा है तो उसको उसका शरबत बना के दे सकते हैं। शरबत बनाने के लिए बहुत घरों में आमतौर से जो है लेडीज़ कर सकती हैं। गुड़हल का फूल ले लिया, कुछ क्वांटिटी में 10-20 फूल ले लिया, उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ करके रात भर 2 या 2-3 जो है नींबू का रस निचोड़ करके और उसको रात भर छोड़ देंगे, उसका पूरा जो है कलर निकल करके आ जाएगा उस नींबू के रस में। निचोड़ करके फिर सुबह उसको जो है शुगर शामिल करके उसको पी सकते हैं। तो वो मतलब कितनी बार वो पीना चाहिए, वो एक ही बार या फिर? नहीं, ये तो नॉर्मली प्रिकॉशन के लिए मैंने बताया। मान लीजिए किसी को हो गया है तो होने में तो इस चीज़ को सिर्फ करेंगे तो नहीं इफेक्ट होगा। तो उसके लिए अगर होने के बाद अगर करते हैं तो उसमें तो आपको फिर जैसे मान लीजिए कि घरेलू उपाय में अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो रहा है, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसमें यही करेंगे हम कि उनको फ्लूइड रिटेन करें। फ्लूइड रिटेन के लिए फ्लूइड देना है पर्टिकुलरली, मतलब अच्छी क्वांटिटी में उनको देंगे। और उसमें घर में क्या करना है, अगर ORS का अगर घोल मिलता है ना, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, नहीं तो घर पे ही तो नमक है, चीनी है, उसका घोल बना करके 2 चम्मच से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में शुगर डालेंगे और 2 से 3 चुटकी उसमें नमक डाल करके उसको घोल करके 1 गिलास का वो समझ लीजिए क्या ORS का घोल का जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हमारे बॉडी को के लिए सुटेबल है, वो उस तरीके का सॉल्यूशन बन जाता है। कितना कारगर है ये जो घर पे हम लोग नमक चीनी का घोल बनाते हैं और ORS का घोल होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन जो हमारे बॉडी से लॉस हो रहा है, तो हमारे बॉडी से जो लॉस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, तो दोनों चीज़ों का लॉस हो रहा है। साइट्रेट है उसका भी है, ग्लूकोज का भी अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो उसका भी लॉस हो रहा है। लेकिन ग्लूकोज और सोडियम और क्लोराइड तो आपको मिलेगा जो घरेलू सॉल्यूशन है, लेकिन पोटेशियम उसमें नहीं होता है, क्योंकि हम जो घर में जो नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम मिल रहा है उसमें, अब क्लोराइड भी मिल जा रहा है। लेकिन और ग्लूकोज शुगर की जो है अगर लेते हैं तो लेकिन पोटेशियम वगैरह उसमें नहीं होता है, पोटेशियम साइट्रेट भी नहीं होता है। तो वो चीज़ों कुछ के, लेकिन बहुत हद तक वो इनिशियल स्टेज में आपको घरेलू रिकवरी उससे हो जाएगी। बहुत अच्छा है। बिल्कुल हो सर, आपने शुगर की बात की है, तो बहुत से हमारे लोग होते हैं जो शुगर पेशेंट है, तो क्या ऐसे में उनको घर में शुगर और जो सॉल्ट का जो हम लोग लिक्विड दे रहे हैं वो देना सही होगा? देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए उसकी शुगर है, एक शुगर भी और दूसरा हाइपरटेंशन भी, 2 चीज़ें ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए। कभी भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको भी सडनली हम इस चीज़ें बना के नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बीपी का पेशेंट है और उसको सॉल्ट भी ज़्यादा देंगे तो बीपी बढ़ सकता है ना। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है कि नहीं बीपी का पेशेंट तो है वो, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में अगर मान लीजिए उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हो सकता है कि बीपी उस कंडीशन में लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको दे सकते हैं। इस तरीके से शुगर का पेशेंट है तो हम ज़रूर उस टाइम में शुगर उनका मॉनिटर करना है उसको। अगर मान लीजिए शुगर लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो सिर्फ जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोडियम का ही, सोडियम क्लोराइड का भी सॉल्यूशन हम बना के दे सकते हैं उसको हल्का। लेकिन अगर मान लीजिए उसको सोडियम अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो उसको फिर शुगर और जो है सॉल्ट का दोनों का बना के दे सकते हैं, है ना, ताकि वो शुगर के पेशेंट को ऐसा नहीं कि शुगर नहीं दे सकते हैं, शुगर उनको भी थोड़ी बहुत चाहिए, जो कि ग्लूकोज, जैसे हम रोटी भी किसी पेशेंट को बोलते हैं शुगर के पेशेंट तो रोटी खाओ, तो रोटी में भी स्टार्च है जिसके अंदर ग्लूकोज है जो कि शुगर को शूटअप मतलब नहीं चूँकि उसके अंदर में फाइबर्स भी होते हैं जो सडनली शुगर को शूटअप नहीं करने देता है, लेकिन उसको भी वर्क चलने फिरने हर चीज़ के लिए शुगर की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। सर, गर्मियों की बात करूँ तो जो हमारे शरीर का जो अंग है वो है स्किन, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है सन से, तो जिसके कारण बहुत सारे स्किन डिजीजेज हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, स्किन तो हमारे बॉडी का बोलते हैं कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। जी हाँ। पूरे बॉडी को कवर कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। और हीट भी जब अगर होती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन वो अपने आप को डैमेज कर लेता है, ये कह सकते हैं। हालांकि बहुत सारे वो हमारी चीज़ें कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी बनाता है, जैसे सन से ही जो है विटामिन डी भी स्किन हमारा बनाता है, लेकिन वही सन अगर ज़्यादा हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से सनबर्न हो सकता है स्किन में। सबसे कॉमन जो है अगर मान लीजिए अगर बॉडी को कवर करके नहीं, इसीलिए बाहर जब भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि लूज़ कपड़ा पहने, कॉटन का कपड़ा यूज़ करें, सूती का कपड़ा, हाँ छतरी का इस्तेमाल करें, इस तरीके जैसे कि साया से मतलब धूप से किसी हिसाब से बचना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, महफूज रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे मैंने बताया भी कि हमारे यूनानी में बोलते हैं कि बुसूरे सफराविया है, या हम आमतौर से गाँवों में देखते हैं, देहातों में बोलते हैं घमौरियाँ हो जाती है ना, तो वो गर्मी को वैसे छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, चूँकि हमारे जो स्वेट ग्लैंड जो होते हैं जो पसीना बनाने का काम करते हैं, जो बॉडी को कूलिंग का काम करते हैं। अब बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाता है, आप धूप में नहीं भी जाएंगे और बॉडी का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर मान लीजिए बिलो मतलब अबव द 40 हो जाता है
तो बहुत ज़्यादा जो स्वेट ग्लैंड है वो उनका एक फंक्शन की कैपेसिटी होती है कि पर्टिकुलर जो है वो, तो उससे वर्कलोड बढ़ता है जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाते हैं छोटे छोटे। तो वो फुंसिया, उसको घमौरिया बोलते हैं। घमौरिया भी घाम बोलते हैं गर्मी को, और उसी गर्मी की वजह से वो दाने निकल जाते हैं गर्मी की वजह से, हॉट टेम्परेचर, तो उसी उनका घमौरिया नाम भी है। हमारे यूनानी टर्म में उसी को जो बोलते हैं कि बुसुरे सफराविया, यानी कि सफरा का टेम्परेचर हॉट होता है और हीट की वजह से हो रहा है, और बुसूर बोलते हैं दाने को, वही घमौरिया निकलते उसी की वजह से वो। तो उसमें हम जो है हमारे यूनानी में ही दवा होती है तलकम, जो है टल्का पाउडर आपका मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो टल्कम पाउडर उसको लोकली अप्लाई करते हैं। सूदिंग अगर बहुत ज़्यादा उसमें जलन वगैरह हो जाती है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जलन कम करने के लिए उसमें दे सकते हैं। बर्फ़ भी लोकली अप्लाई कर सकते हैं उसको, जो है तो उसमें भी हाँ बिल्कुल काफ़ी खुजली भी महसूस होती है। हाँ, खुजली अगर इचिंग हो रही तो उसमें उस कंडीशन में उस तरह की चीज़ें देंगे। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ यूनानी में बहुत सारे सिरप यूज़ करते हैं जो बॉडी को कूलिंग का काम करते हैं, और इचिंग जैसे कूलिंग किया है तो हमारे बॉडी को जो है वो समझिए कि उसको तादीले दम हम बोलते हैं यूनानी टर्म में, यानी कि जो ब्लड है उस ब्लड को जो है वो नॉर्मलाइज करता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही तो उसको जो है कम करेगा। तो उस तरीके के कुछ जो है हमारे यूनानी में, जैसे शरबत उन्नाब है या शरबत बजूरी है, इस तरह की जो कूलिंग वाले हैं शरबत बजूरी वगैरह भी देते हैं। तो सर ये जो कूलिंग शरबत है वो क्या हम इन बीमारियों के होने से पहले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या होने के बाद करना चाहिए उन्हें? नहीं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अब शरबत बजूरी हर कंडीशन में, खाली गर्मी हो रही, दाने हो रहे तो ऐसा नहीं देंगे, नहीं ले सकते हैं। तो उसके दूसरी कंडीशन में दे सकते हैं, चूँकि उससे यूरिन भी ज़्यादा आता है, लेकिन उसके उसी तरीके से मान लीजिए कुछ मुअद्दिल दम अगर है तो उसको दे सकते हैं, बीमारियों को दूसरे दिनों में भी दे सकते हैं, चूँकि वो ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो दूसरे दिनों में भी दे सकते हैं हम उसको, है ना। तो उनको यूज़ करा सकते हैं। लेकिन ऐसे है कि आप सिर्फ जो है सिर्फ गर्मी हो गई तो हर यूनानी के जो कूलिंग इफेक्ट वाले शरबत है उसको नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते हैं। सर हम गर्मियों में ही बात करें तो ये जो डायरिया है, डायरिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, उसके बाद मैं ये बताता हूँ। जैसे कि संदल भी हमारे यूनानी में सेंतलम एल्बम है, संतलम रुग्रम, तो संतलम एल्बम जो कि संदल का इफेक्ट भी जो है वो कूलिंग का होता है। उसका शरबत भी बनाते हैं, उसका खमीरा भी बनाते हैं, तो उसको भी बॉडी कूलिंग के लिए या तादीले दम के लिए भी उसको दिया जाता है। अभी अब दूसरी चीज़ भी आपने जैसे कहा कि डायरिया के बारे में, है ना, तो डायरिया जो है उसमें, डायरिया में एक तो सबसे पहले देखिए सिर्फ गर्मी की वजह से डायरिया भी हो सकता है। मतलब डायरिया सिर्फ डायरेक्ट नहीं होगा गर्मी की वजह से, मतलब उसमें कोई न कोई और इन्फेक्शन हो सकता है उसमें, सिर्फ गर्मी से नहीं होगा, बल्कि सॉरी मैं गलत बोल गया था, सिर्फ गर्मी से नहीं होगी। गर्मी के साथ में कुछ डायरिया के लिए डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मी से हो सकता है ना, डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मी से हो सकता है, फ्लूइड का लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन डायरिया अगर होता है तो कोई न कोई पर्टिकुलर उसमें बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे विब्रियो कोलेरा का हो सकता है या ई कोलाई का हो सकता है, दूसरे कोई भी इस तरीके से बैक्टीरिया का या जियार्डिया का हो सकता है या रोटा वायरस का हो सकता है। ये डिफरेंट रीजन से डायरिया हो सकता है, तो कोई न कोई वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है। लेकिन डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मी से हो सकती है। तो अब देखना होगा कि अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन डायरिया से हो रहा है तो पहले तो हमको रीज़न को ख़त्म करना होगा। जी, तो पहले आप डायरिया का ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ, डायरिया नहीं, दोनों चीज़ों को साथ में कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना, मान लीजिए डायरिया हो रहा है तो डायरिया का एक तो लूज मोशन हो सकता है, बार बार उसको स्टूल वोमिटिंग भी हो सकती है। तो पहले तो हमको उस रीज़न को देख करके, हमारे यहाँ यूनानी कंसेप्ट में भी है कि उसूल इलाज, सबसे पहले उसको देखेंगे कि हमको इलाज क्या करना, शुरुआत कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर डायरिया हो रहा है तो उसके लिए हम देंगे जैसे त्रिया का पेचिश होता है हमारे यहाँ, या आपका सुफुफ मोया एक हमारे यहाँ दवा है, सुफुफ मोकलियासा है एक दवा है यूनानी में, जिनको हम डायरिया इस तरह की पोजीशन है तो उसमें दे सकते हैं। और इसी तरीके से अब सिर्फ ये तो हो गया, मान लीजिए वोमिटिंग भी हो रही है तो वोमिटिंग में फिर उसके लिए हम देते हैं जैसे जवारिशा नारायण देते हैं, वोमिटिंग की टेंडेंसी कम करते हैं। लेमन का जूस भी उसको चाटने के लिए बोलते हैं, उसको देते हैं, तो उससे भी वोमिटिंग में कम होती है। साथ में जो अब जब वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग हो रही सिर्फ तो हम उसको फ्लूइड देंगे तो फिर वोमिट करेगा, तो पहले हमको उसको वोमिटिंग को कंट्रोल करना होगा उस कंडीशन में। फिर उसको खाने पीने में इस तरीके की चीज़ें, चूँकि अगर डायरिया हो रहा है इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, कोई न कोई तादिया से अगर हो रहा है तो उसमें आपके जो इंटेस्टाइन की जो इंटरनल कवरिंग होती है वो भी थोड़ी बहुत उसमें डैमेज हो जाती है, स्क्रैचेस जिसको कहते हैं, खराश हो जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें देते हैं। इसी तरीके से हमारे इसबगोल, आपने सुना होगा इसबगोल की जो भूसी होती है उसको देते हैं, लोकल सूदिंग इफेक्ट भी करता है वो उस कंडीशन में वो ऐसा, और उसका टेम्परेचर भी जो है आपका
कोल्ड है, मतलब वो ड्राइनेस, वो ठंडा इफेक्ट उसका, हाँ तो ठंडा रखेगा उस तरीके से। ठंडे के दिनों बहुत सारी जो गर्मियों में हम शरबत वगैरह यूज़ करा सकते हैं यूनानी का, जैसे मैंने गुड़हल का बनाया वो बना करके उस तरीके से वो पेट ठंडा भी रखेगा। बेलगिरी का शरबत इवन की डायरिया में भी हम लोग देते हैं उसको, तो पेट कूलिंग के लिए भी होता है। बेल का शरबत देते हैं उसको एज ए मेडिसिन। शरबत बेलगिरी जो है हमारे यहाँ उसको यूनानी कंपाउंड फॉर्मेशन मिलता है। कूलिंग इफेक्ट भी करेगा, डायरिया में भी इफेक्ट, मतलब कूलिंग भी करेगा और डायरिया भी प्रोटेक्ट करेगा वो आपको। तो सर अक्सर हम गर्मियों में देखते हैं कि गर्मी जैसे ज़्यादा हो जाती है, अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और मौसम में तुरंत से ही परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार हो जाना, दाने वाने निकल जाना। तो इन सब के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए जैसे बारिश होती है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया, मैंने बताया भी कि बैक्टीरिया वायरस एक्टिव हो जाते हैं जब भी गर्मी के बाद उनको सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है उनको ग्रो करने के लिए। अच्छा, इसमें मीजल्स है, मम्स है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, मीजल्स और मम्स जो बीमारी है, इसका सबसे पहले जो पता जो इसने लगाया वो हम एक यूनानी फिजिशियन थे अबू बकरिया मोहम्मद ज़करिया राजी के नाम से, उसको वेस्ट में राजेश के नाम से बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक बुक भी लिखी है जुदरी वल हुस्बा। जुदरी बोलते ही है आपका मेजल्स को, और हुस्बा जुदरी बोलते हैं चिकन पॉक्स को, और हुस्बा बोलते हैं मेजल्स को। तो ये इसी मौसम में उसका उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी उसमें बताया है कि ये, और दोनों को डिफ्रेंशिएट भी किया है कि ये कैसे अलग अलग दोनों के। जैसे मेजल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे बिल्कुल दाने पड़ेंगे, लेकिन वही जो आपका पॉक्स होता है उसमें थोड़े बड़े दाने पड़ते हैं। उसमें वेजिकल्स होता है, पश्चिल होता है ना, तो उसमें पहले क्लियर फ्लूइड होगा, फिर पस टाइप का होगा, फिर वो बस्ट करके वो फिर, तो उन्होंने पहले तो ये भी इसी मौसम में जैसे बारिश होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो मैं उसमें वायरस एक्चुअली गर्मी से नहीं हो रहा है ये, लेकिन गर्मी के बाद बारिश हो रही तो जो वायरस जो इनको पैदा करने वाला वायरस है, जो डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वो एक्टिव हो जाते हैं अपने आप को, तो उसमें होने के चांसेस रहते हैं। खासतौर से बच्चों को होता है ये, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसी तरीके से अब बच्चों की जब बात आ गई तो मैं साथ में एक बात बता देता हूँ कि बच्चों में और बूढ़ों में खास करके गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन अगर होता है तो ज़्यादा डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा बच्चों में। एक और चीज़ बता, स्कूल जाते हैं तो उनको तो बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बच्चे अगर गर्मियों में स्कूल जाते हैं तो उनको फ्लूइड, उनको पानी ज़रूर दे करके बोतल में, जगह हो सके तो उनको ऐसे ग्लूकोज पानी भी दे सकते हैं, ताकि उनको जो है वर्कआउट कर चलने फिरने में जो उनका ग्लूकोज लॉस हो रहा है तो वो भी बैलेंस हो, या फिर उनको ORS के साथ भी दे सकते हैं ताकि उनको इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा है वो भी बैलेंस हो जाए, ताकि इस तरह की कंडीशन ना हो। दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं, और डायरिया वाली जो कंडीशन हुई थी उसमें अगर विटामिन A की कमी होती है या जिंक की कमी होती है तो ये कंडीशन और वर्स्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है। तो जिंक वगैरह के भी ऐसी चीज़ें, जिसमें वह भी जो फलियाँ वाली सब्ज़ी होती है जैसे बीन्स की है, तो इन चीज़ों की सब्ज़ी अगर खिलाते हैं बच्चों को तो उसमें जिंक अच्छी क्वान्टिटी में होती है, तो थोड़ा सा वो प्रोटेक्ट रहते हैं। सर फूड पॉइजनिंग की भी काफ़ी समस्या देखने को मिलती है गर्मी के दिनों में, तो इसका क्या कारण है? फूड पॉइजनिंग एक्चुअली देखिए क्या है, तो कई रीज़न है। सबसे पहले तो देखिए गर्मियों में आपको देखेंगे फ्लाइज बहुत ज़्यादा कॉमन आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा होते, तो उनके ज़रिए से भी इन्फेक्शन होता है। वो कहीं गंदी जगह में गए, उसकी जगह से आपका फूड में आ गए। तो अगर मान लीजिए फूड कवर है आपका, और कवर होने की वजह हीट की वजह से फिर उनमें भी हमारे इतना बिल्कुल बैक्टीरिया वगैरह इस तरह का बिल्कुल पनकने लगता है अगर हमारा टेम्परेचर हुआ। तो इस तरीके से मैं तो बोलता हूँ कि इस सीज़न में बासी खाना घर का भी हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उससे फिर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और फूड पॉइजनिंग के बाद में आपको जो है नाउज़ा, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन और जो है लूज मोशन वगैरह होगा तो फिर डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग, एक तो मार्केट के फूड भी अवॉइड कीजिए गर्मियों में। गर्मियों में जूस वगैरह खास करके आप जैसे बाहर अगर पीते हैं, मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा उसमें उस आसपास में रहते हैं, तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट, अच्छा देखिए फ्रेश फ्रूट गर्मियों में हमारे पास मार्केट में ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जिनके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी गर्मियों से प्रोटेक्ट भी करती है। हमारे फ्लूइड को कमी जो होती है, डिहाइड्रेशन उसको कम करती है। जैसे अब तरबूज है, खरबूज है, हमारे यूनानी में इसको एज मेडिसिन, उसके बीज को भी यूज़ करते हैं। फ्रूट्स भी खाने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप उसको, ताकि हमारा फ्लूइड की उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। जैसे तरबूज है उसके अंदर पोटेशियम भी अच्छा है, ग्लूकोज भी है ना, तो और बाकी विटामिन्स भी होते हैं। तो फ्लूइड को भी कर रहा है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट, दूसरे विटामिन्स की न्यूट्रिशन जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशन, उसको भी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। सर जब फूड पॉइजनिंग होता है हम लोगों को, तो क्या सिम्टम रहता है उसमें, कैसे हम पहचाने कि ये फूड पॉइजनिंग हुआ है? देखिए सबसे पहले फूड पॉइजनिंग तो हिस्ट्री पेशेंट बताएगा मैंने कुछ चीज़ें खाई थी, फूड पॉइजनिंग तो किसी न किसी फूड के इंटेक के बाद हो सकता है।
तो फूड अब आप पूछेंगे, हम पेशेंट जब पूछते हैं कि कोई चीज़ें आपने मार्केट से लेकर के यूज़ किया है तो बोलेगा हाँ, कभी बोलेगा नहीं, तो बोले कोई बासी चीज़ घर में खाए है, फ्रिज में ना रखा हो इस तरह की चीज़ें, बासी चीज़ें बाहर आपका मतलब वॉमिटिंग तो वगैरह भी हो सकता हाँ है। वो चीज़ें आप हिस्ट्री से पूछते हैं। बाद में जैसे अब वो पेशेंट जब कंप्लेंट फूड पॉइजनिंग, तो आप जैसे सिर्फ लेकर के आता है वॉमिटिंग हो रहा है, तो वॉमिटिंग हम सडनली तो नहीं बोलेंगे उसको कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन वो फूड पॉइजनिंग फिर उसको जब बताएंगे कि हाँ ये चीज़ है, तब हमें ये होता है कि हाँ इसको वॉमिटिंग हो रही है तो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है, लूज मोशन हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उससे फिर हमें लगता है कि वॉमिटिंग है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग वही है, सबसे कॉमन चीज़ है कि उसको वॉमिटिंग होगा और साथ में लूज मोशन होगा, ठीक है। तो ये फूड पॉइजनिंग एकदम का सिम्टम है कि तो सर जहाँ तक मैंने समझा, पेट में एब्डोमिनल पेन भी होगा, उसमें एब्डोमिनल पेन भी होगा। जहाँ तक मैंने समझा कि अगर हम अपने खान पान पे ध्यान रखें तो गर्मियों के मौसम में होने वाली बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सर मैं चाहूँगी कि इसके अलावे भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो जिनसे वो अवगत नहीं हो। देखिए, सबसे पहले अपने खान पान की बात बताइए। तो खान पान में हमको तो जैसे सबसे पहले गर्मियों में अगर हम घर से बाहर निकले तो फ्लूइड मतलब पानी अच्छे से लें, या जूस कुछ भी है वो अच्छे से यूज़ करें। साथ में अगर कहीं मार्केट में, ऑफिस में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उनको वाटर का बोतल दें, ग्लूकोज का बोतल भी दे सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स का साथ में ORS का सॉल्यूशन वाले जो आते हैं उनको दे सकते हैं, जूसेस जो आते हैं। ORS का जो सॉल्यूशन है वो हम ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ, बच्चों को दीजिए, स्कूल जा रहे हैं, अगर उनको लगता है आपको कि इसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या इसको है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल देना चाहिए, दे सकते हैं। बाकी वैसे सादा पानी भी दे सकते हैं साथ में, दोनों चीज़ मैंने कि सिर्फ उसी को दें, सिर्फ उसको भी देंगे तो हालत सूखेगी, क्योंकि वो जो है वाटर को रिटेन करता है और वाटर चाहिए उसको फिर, है ना। तो उस तरीके से फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ऐसे फ्रूट्स का जिसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो, लिक्विड ज़्यादा हो, है ना। जैसे मैंने तरबूज, खरबूज है, अंगूर है, इस तरह के जितने फल है वो दे सकते हैं बच्चे बूढ़े। धूप में बाहर निकल रहे हैं तो कॉटन का कपड़ा पहने, लूज़ कपड़ा पहने, है ना। और जैसे आपने बताया विटामिन की छतरी का यूज़ कर सकते हैं, है ना, कवर चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, डायरेक्टली हीट से नहीं, लेकिन हीट के जो है कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बताया कि हीट की वजह से मक्खी हो रही है तो उससे फूड पॉइजनिंग हो रही है। दूसरी चीज़ें जैसे अगर मान लीजिए कि हीट में है, अब मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो रहा है तो किडनी इफेक्ट पड़ रहा है, तो किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। सर आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर ने हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। मैं आशा करूँगी कि आप सभी इन बातों से लाभान्वित होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार।